यहां तक कि जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल बन रहे हैं उनमें 80% से अधिक इंडिजिनस कंटेंट होगा। और यह दिखाता है कि हम विदेशी डिपेंडेंस को तेजी से कम कर रहे हैं। और मैं इस अवसर पर जीआरएसी को नवरत्ना स्टेटस मिलने पर भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। यह कोई सामान्य बात नहीं है नवरत्ना स्टेटस प्राप्त होना। आप लोगों ने यह करिश्मा किया है बंगाल की धरती पर। साथियों, यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी YIL भी उतने ही गर्व से हमारे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का पिलर बनकर खड़ा है। आज ईशापुर स्थित मेटल एंड स्टील फैक्ट्री में 2 नई मॉडर्न फैसिलिटीज का भी शिलान्यास हुआ है। इनमें एडवांस वेपन्स एंड स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट्स की क्रिटिकल सप्लाई चेन पूरी तरह से सिक्योर होगी। अक्टूबर 2021 में एग्जिस्टेंस में आने के बावजूद इतने कम समय में ही इस कंपनी ने जो भी हमारे प्रारंभ के चैलेंजेस थे उन चैलेंजेस को पार करते हुए लगातार फाइनेंशियल और रेगुलेटरी एक्सेलेंस भी हासिल किया है। ट्रेडिशनल गोला बारूद से आगे बढ़ते हुए YIL रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है। साथियों, YIL ने MSF ईशापुर में 750 करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है। और ये इन्वेस्टमेंट 1976 से चली आ रही पुराने सिस्टम को बदलकर इंडस्ट्री 4.0 कैपेबल प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करेगा। इससे हम और भी तेजी से स्वदेशी हथियारों के निर्माण की ओर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। साथियों, स्वदेशी हथियार हमारे लिए कितने जरूरी हैं इसका उदाहरण हमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखने को आपको मिला होगा। केवल भारत को ही नहीं, भारतवासियों को ही नहीं, सारी दुनिया को देखने को मिला है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने भारत के इंडिजिनस स्वदेशी हथियार प्रणालियों की क्षमता को भी देखा है। और आगे भी रक्षा मंत्रालय के साथ हमारे लैब्स, हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट स्टेक होल्डर्स मिलकर अपनी सेनाओं को इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से लैस करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और हमने यह साबित किया है कि आत्मनिर्भरता यह हमारी केवल पॉलिसी नहीं है। आत्मनिर्भरता बैटलफील्ड कैपेबिलिटी का एक मल्टीप्लायर है। और इस पहल में जीआरएसी तथा यंत्र इंडिया लिमिटेड की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, आज जब मैं आप सभी के बीच इतने महत्वपूर्ण अवसर पर यहां उपस्थित हूं तो मैं अपने कुछ विचार और भी आपके सामने साझा करना चाहूंगा। वह यह, आज जब हम एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आत्मनिर्भरता के रास्ते पर बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि शिप बिल्डिंग सेक्टर में कैपेसिटी पैराडॉक्स को भी ध्यान में रखना होगा। कैपेसिटी पैराडॉक्स का विचार शिप बिल्डिंग की दुनिया में चल रहे एक बड़े बदलाव को समझने में मदद करता है। जैसे आप देखिए कि दुनिया भर में जहाजों की मांग लगातार बढ़ रही है, चाहे वह नेवल शिप्स हों, कमर्शियल कार्गो वेजल्स हों, ऑयल टैंकर्स हों, लॉजिस्टिक शिप्स हों, फिशिंग वेजल्स हों, पॉल्यूशन कंट्रोल वेजल्स हों या ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स हो। हर कैटेगरी में डिमांड बढ़ रही है। समुद्री व्यापार भी तेजी से बढ़ रहा है। हमारी नौ सैनिक शक्ति का विस्तार भी तेजी से हो रहा है और समुद्री सुरक्षा की चुनौतियां भी बढ़ रही हैं, यानी डिमांड साइड पर कोई कमी नहीं है। दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, यूके, USA, नीदरलैंड और फ्रांस जैसे ट्रेडिशनल जहाज बनाने वाले जो देश रहे हैं उन्होंने कॉलोनियल एरा में शिप बिल्डिंग के बल पर ही अपनी कॉलोनी स्थापित की थी। लेकिन पिछले कुछ डिकेड्स में ये देश अपनी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी को धीरे धीरे अब कम करते जा रहे हैं। कम कर रहे हैं या कम हो रहा है, यह एक दूसरा विषय है, पर इतना जरूर है कि इनकी शिप बिल्डिंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे लेबर कास्ट का बढ़ना, जो नौजवानों की यह पीढ़ी है इस क्षेत्र में
उनका नए आना, नई फ्रंटियर टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करना और पुरानी शिपयार्ड का मॉडर्नाइजेशन न हो पाना। इसका नतीजा यह निकला है कि ग्लोबल शिप बिल्डिंग कैपेसिटी में एक गैप पैदा हो रहा है। और तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाज निर्माण में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है, जब तक एक जहाज डिजाइन और डेवलपमेंट का उसका काम पूरा होता है, तब तक कई टेक्नोलॉजीज आउटडेटेड हो चुकी होती हैं। एक छोटे जहाज को भी डिजाइन से लेकर डिलीवरी तक आने में 5 से 10 साल लग जाते हैं, आप जानते हैं। बड़े वारशिप्स या एडवांस कॉमर्शियल वेजल्स के मामले में तो 15 to 20 ईयर्स तक का समय लग जाता है। इस बीच प्रोपल्शन सिस्टम्स, सेंसर्स, वेपन्स, ऑटोमेशन, ग्रीन फ्यूल टेक्नोलॉजी, सब कुछ काफी बदल जाता है। मतलब यह है कि जहाज बनने से पहले ही उसकी कुछ टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी होती है। तो यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम सबके सामने। साथियों, इन तीनों स्थितियों को यदि आप मिला दीजिए, बढ़ती डिमांड, घटती ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग कैपेसिटी और तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी, जब इन तीनों को मिलाएंगे तो एक ग्लोबल शिप बिल्डिंग वैक्यूम पैदा हो रहा है, यह कहने में भी मुझे संकोच नहीं है। और यह वैक्यूम 3 क्षेत्रों में सबसे अधिक हमको देखने को मिल रहा है: डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में और मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल यानी एमआरओ में। और यही वह गोल्डन पीरियड है, इसे भारत कैप्चर कर सकता है। और मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों के बल के आधार पर हम सब इसको कैप्चर करके ही रहेंगे। साथियों, पहली बात डिजाइन की करते हैं। ट्रेडिशनल शिप बिल्डिंग नेशंस के पास जो डिजाइन एक्सपर्टीज थी, आज आप जानते हैं कि वह धीरे धीरे कम हो रही है। नई पीढ़ी इस क्षेत्र में कम आ रही है। दूसरी तरफ भारत के पास नई पीढ़ी के इंजीनियर्स की बड़ी संख्या है। आईटी टैलेंट्स भी हमारे पास हैं। स्टिमुलेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज भी हमारे पास है। हम वर्ल्ड क्लास शिप डिजाइन हब बन सकते हैं। और हम सिर्फ दूसरों के डिजाइन पर जहाज ना बनाएं, बल्कि खुद नए डिजाइन तैयार करें, पेटेंट्स भी करें और दुनिया को एक्सपोर्ट करें। और यह पूरी तरह से संभव है, डुएबल है, बशर्ते इस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करें। दूसरी बात मैन्युफैक्चरिंग की आती है। खास बात यह है कि शिप बिल्डिंग मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में ऑटोमेशन का स्कोप कम है। कई डेवलप्ड कंट्रीज लेबर इंटेंसिव शिप बिल्डिंग से पीछे हट रही हैं, क्योंकि वहां लागत बहुत बढ़ गई है और स्किल्ड वर्क फोर्स की भी वहां पर कमी है। हमारे पास इसके विपरीत स्थिति है। हमारे पास विशाल स्किल्ड वर्क फोर्स भी है, स्टील इंडस्ट्री है, हमारे पास एमएसएमई बेस भी है और अब नई टेक्नोलॉजी अपनाने की हमारे पास विल पावर भी है। यदि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को मॉडर्न बनाएं और ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स पर काम करें, तो भारत दुनिया का अगला बड़ा शिप बिल्डिंग हब बनकर रहेगा। और तीसरा क्षेत्र है एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑल। मैं इसे एक लो हैंगिंग फ्रूट मानता हूं। एमआरओ में ना तो बहुत अधिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और न ही बहुत अधिक मैन पावर की जरूरत होती है। जहाज बनाने में जो लंबा समय और बड़ा पैसा लगता है, एमआरओ में कम से कम वह नहीं लगता है। बस क्वालिटी, डिसिप्लिन और रिलायबल टाइमलाइन की जरूरत होती है। यदि हम इंडियन ओशन रीजन में शिप रिपेयर और ओवरहॉल का हब बन जाएं, तो फॉरेन एक्सचेंज की बचत के साथ साथ हम हजारों की संख्या में रोजगार भी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी पैदा कर सकते हैं। आज भी हमारे बनाए वारशिप्स दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट रीजन से होकर हमारी एनर्जी सप्लाई को सुरक्षित रखने में मदद कर रहे हैं। लेकिन एमआरओ के क्षेत्र में हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, यह हमारी क्षमता है। मैं चाहता हूं कि जीआरसी इस दिशा में विचार करे और जीआरसी इस दिशा में भी अपने कदम आगे बढ़ाए। हालांकि आप सब पहले से इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं।
लेकिन अब हमें इन प्रयासों को गति देनी होगी और हमें अपने इन प्रयासों में तेजी लानी होगी। साथियों, आज का यह अवसर केवल कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एक्सपेंशन ही नहीं है, यह ग्लोबल वैक्यूम को भरने की दिशा में एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है। जीआरएससी की रायशक फैसिलिटी आपको 200 मीटर लंबे वारशिप बनाने की क्षमता देगी। इससे आप अगली पीढ़ी के डिस्ट्रॉयर्स के लिए भी बिड कर सकेंगे, जिन्हें नेवी भविष्य में बनाने की योजना भी बना रही है। टिम्बर पॉन्ड, हावड़ा और दामोदर कॉम्प्लेक्स की फैसिलिटीज भी जहाज निर्माण को की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करेगी। और साथियों, यंत्र इंडिया लिमिटेड की दोनों फोर्जिंग फैसिलिटीज भारी तोपों, नेवल वेपन्स और एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट के लिए हाई क्वालिटी मेटल्स भी तैयार करेंगी। इससे हमारे नेवी की ऑपरेशनल रेडीनेस और मैरीटाइम फायर पावर को भी सीधा बल मिलेगा। आप लोग जानते हैं कि हमारे यहां पारस पत्थर की कल्पना की गई है। पारस पत्थर वह होता है कि जिस भी धातु को छू दे वो मेटल सोना बन जाता है। सुना होगा आपने। YIL भी मैं समझता हूं कि हमारे लिए वह पारस पत्थर ही है। आपके संपर्क में भी जो मेटल आ जाता है, आपके संपर्क में भी जो मेटल आ जाता है, अंततः वह भी सोने से कम नहीं है। आपकी मेटलर्जिकल टेक्निक्स एवं फोर्जिंग टेक्निक्स द्वारा तैयार किया गया आयरन एवं एल्यूमिनियम का मिलिट्री ग्रेड मेटल के रूप में विकसित होता है, जिसकी कीमत सोने से भी कहीं अधिक होती है। साथियों, यह सभी इनविसेज्ड प्रोजेक्ट्स हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से भी जुड़े हुए हैं, सीधे हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जुड़े हैं। और एक जहाज जब बनता है तो उसके साथ हजारों सपने भी आकार ले लेते हैं। जब हम अपने जहाज खुद बनाएंगे, स्वाभाविक है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज की बचत होगी और साथ ही साथ हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। साथियों, जहाज निर्माण से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, एमएसएमईज को बढ़ावा मिलेगा ही मिलेगा और बड़ी संख्या में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। यह बंगाल के लिए और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां की अर्थव्यवस्था, यहां की इकॉनमी को अब एक नई गति की आवश्यकता है। और मैं आश्वस्त हूं कि हमारे यहां के मुख्यमंत्री शिवेंद्र जी अधिकारी का हर प्रकार का सहयोग आप सबको प्राप्त होगा, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। जीआरएससी के पास 800 से अधिक जहाजों के निर्माण का एक बहुत ही एक्सपीरियंस है। आपके पास टेक्निकल नो हाउ है, आपके पास स्किल्ड वर्कफोर्स है और अब एक्सटेंडेड कैपेसिटी भी आपके पास होगी। आपको इसका पूरा उपयोग करना होगा। और जैसा मुझे बताया गया कि आप सभी नेवी के ऑर्डर्स के साथ साथ एक जर्मनी कंपनी के भी 12 कार्गो शिप्स भी आप बना रहे हैं। यह बिल्कुल हमारी मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड की विजन के अनुरूप है। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी, आपको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट्स में अधिक एग्रेसिव बिडिंग करनी ही होगी। अब हमारी सोच यह नहीं होनी चाहिए कि भारत को दुनिया से क्या खरीदना है। हमारी सोच अभी यह होनी चाहिए कि हमें दुनिया को क्या देना है। आप पहले भी 2 वारशिप एक्सपोर्ट कर चुके हैं और कई फ्रेंडली नेशंस भारत की और नेवल शिप्स की मांग के लिए देख रहे हैं। मैं समझता हूं साथियों, यह अवसर जो हमको प्राप्त हुआ है, इसे हमें भविष्य में खोना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कहा था कि हमें कॉम्पिटिटिव रेट्स पर क्वालिटी प्रोडक्ट्स डिलीवर करने होंगे। शुरुआत में प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम उसकी भरपाई कर देगा। और हमें यही अप्रोच रखनी होगी। हमें अपनी लागत को यानी इन्वेस्टमेंट को घटाना होगा, क्वालिटी हमको इंप्रूव करनी होगी और टाइमली डिलीवरी भी इंश्योर करनी होगी। तभी हम ग्लोबल कंपटीशन में खड़े हो पाएंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि क्वालिटी ऐसी कि दुनिया भरोसा करे, क्वालिटी ऐसी कि दुनिया भरोसा करे, कास्ट ऐसी कि दुनिया चुने और डिलीवरी ऐसी
कि दुनिया बार बार ऑर्डर करे। साथियों, मैं जानता हूं आपके सामने चैलेंजेज हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। वाइटल कंपोनेंट्स की आपूर्ति में कभी कभी तरह तरह की बाधाएं भी आती हैं और प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी अभी उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर होनी चाहिए थी। सरकार इन मुद्दों को हल करने के लिए लगातार काम कर रही है और जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी बढ़ेगी कई बाधाएं अपने आप हल हो जाएंगी, इतना मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। यहां उपस्थित इंडस्ट्री कैप्टन से भी मेरा आग्रह है कि वे आगे आएं और इस यात्रा में वह भी भागीदार बने। यही समय है और यही सही समय है। समुद्री क्षेत्र के विकास पर जो जोर दिया जा रहा है उसे देखते हुए आपको कभी भी प्रॉफिट की कमी नहीं होगी। और साथियों, आज के इन 5 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास इस बात का संकेत है कि हम अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को हर स्तर पर विस्तार दे रहे हैं। और यह केवल सरकार का प्रयास नहीं है, बल्कि इसमें हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, प्राइवेट इंडस्ट्रीज, हमारी एमएसएमईज और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस सभी की भागीदारी आवश्यक है। आप देखेंगे कि जो इन्वेस्ट आज आप करेंगे वह आने वाले वर्षों में कई गुना होकर अपने आप वापस आएगा। सरकार आपके साथ है और डिमांड भी बढ़ रही है। ऐसे में सबको एक साथ इस सेक्टर में आना चाहिए। मैं जीआरएसी और यंत्र इंडिया लिमिटेड के सभी अधिकारियों, सभी इंजीनियर्स, सभी कर्मचारियों और अपने सभी श्रमिक भाइयों को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आप सभी के सम्मिलित प्रयास से ही यह संभव हो रहा है और आने वाले समय में जीआरएसी द ग्रेट जीआरएसी के रूप में सामने आएगा, इसमें मुझे रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और आप कहेंगे तो इस जीआरएसी का वह ऐसे हालात जिस दिन पैदा होंगे, इस जीआरएसी का नाम बदलकर द ग्रेट जीआरएसी रखने में मुझे संकोच नहीं होगा। मैं भारतीय नौसेना की भी सराहना करता हूं जो स्वदेशी उत्पादों पर भरोसा कर रही है और हमारे सारे तीनों फोर्सेस इंडिजिनस आइटम्स पर अब भरोसा कर रही हैं और स्वदेशी जहाज निर्माण को भी इंडियन नेवी भी बराबर प्रोत्साहन दे रही है। यहां पर संजीव कुमार, सेक्रेटरी डिफेंस प्रोडक्शन भी मौजूद हैं। आपकी लीडरशिप में डिफेंस प्रोडक्शन बराबर नई ऊंचाइयां छू रहा है। पूरी लगन के साथ हमारे संजीव कुमार जी लगे रहते हैं और आपका एक इवेंट खत्म नहीं होता तब तक अगले इवेंट्स लाइन में तैयार रहते हैं। और इस 27 तारीख को इनके ही इवेंट में मुझे जाना है। फिर इस निष्ठा और समर्पण के लिए आप सराहना के पात्र हैं। मुझे विश्वास है कि 5 प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे होंगे और जीआरएसी और वाईएल की टीमें इस चैलेंज को पूरी निष्ठा से पूरी करेंगी। मुझे पूरा भी भरोसा है कि आप सभी लोग मिलजुल कर इस यात्रा को सफल बनाएंगे। अंत में एक बार फिर इस आयोजन के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।